नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर आज रात रवाना हो रहे हैं। कल तोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत और बांग्लादेश तस्करी, मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ सहित सीमा पर अपराध रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने पर सहमत। सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट को इस साल 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाया। भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर जुलाई में 4 महीने के उच्चतम स्तर 3.5% पर। महाराष्ट्र में मुंबई के विरार में एक इमारत ढहने से कम 17 लोगों की मौत और कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में गुरप्रीत सिंह ने स्वर्ण और अमनप्रीत ने जीता रजत पदक। दोनों ने हर्ष गुप्ता के साथ टीम स्पर्धा में स्वर्ण भी किया अपने नाम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात जापान और चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। श्री मोदी कल तोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की जापान की 8वीं यात्रा होगी। प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर वार्ता भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं तोक्यो में मौजूद हमारे संवाददाता ओम अवस्थी से। ओम, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के अलावा और कौन कौन से मुख्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं? शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ ही लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में हाल के वर्षों में हुई प्रगति का मूल्यांकन भी किया जाएगा। दोनों प्रधानमंत्री एक बिजनेस इवेंट में भी शामिल होंगे, जहां दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार $22 अरब से अधिक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से इसके और बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी जापान और भारतीय राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रांतीय सरकारों और प्रांतों के प्रमुखों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये भी जानना चाहेंगे ओम कि जापान में प्रवासी भारतीय जो रहते हैं वो प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर कितने उत्साहित हैं? जहां तक प्रवासी भारतीयों की बात है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रवासी भारतीयों में से कई लोगों के लिए यह यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक मामला नहीं है, बल्कि अपनी मातृभूमि के साथ गौरव और जुड़ाव का भी क्षण है। जापान में प्रोफेशनल्स, छात्रों और व्यापारियों सहित काफी भारतीय आबादी रहती है। उन्होंने जापानी समाज में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, शिक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा उनके लिए बहुत मायने रखती है और इसे वह भारत और जापान के संबंधों को और मजबूत करने के एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। प्रवासी भारतीयों का मानना है कि इस यात्रा से प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवाचार और रोजगार के अवसरों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में और अधिक सहयोग बढ़ेगा। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद आपका ओम। भारत और बांग्लादेश समन्वित गश्त और सतर्कता बढ़ाने जैसे अतिरिक्त एहतियाती उपाय अपनाकर सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हुए हैं। बांग्लादेश के ढाका में भारतीय सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच 4 दिन के सीमा सम्मेलन के समापन पर जारी एक संयुक्त बयान में ये सहमति बनी है। दोनों ही बलों ने तस्करी, मानव तस्करी, अवैध घुसपैठ और आतंकवाद से निपटने में समन्वित सीमा प्रबंधन योजना पर बल दिया है। दोनों ही पक्षों ने आतंकवाद और उग्रवादी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त न करने के रुख की भी पुष्टि कर दी है। उन्होंने सीमा पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाड़ लगाने और नदी तटों की सुरक्षा पर निरंतर सहयोग के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारत और भूटान ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन भारत और भूटान के बीच स्थायी साझेदारी में काफी महत्वपूर्ण है। ये खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और ग्रामीण समृद्धि के प्रति दोनों ही देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कपास पर आयात शुल्क को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय भारतीय कपड़ा क्षेत्र के लिए कपास की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए लिया गया है। इससे पहले सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास पर आयात शुल्क में अस्थायी तौर पर छूट दी थी। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारतीय वस्त्र उद्योग सरकार के इस फैसले से राहत महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस विस्तार से उद्योग को कपास खरीद के लिए नए ऑर्डर देने में भी मदद मिलेगी। Indian textile industry is very relieved with this extension of exemption because now it will really benefit the industry. As you know, cotton orders take at least 45 to 60 days to be shipped into the country. More importantly, this is relevant because it also stabilizes the domestic cotton prices. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज अहमदाबाद के निकट साणद में सीजी पावर की पहली सेमीकंडक्टर आउटसोर्स्ड असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने इस पायलट परियोजना को भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा है कि संयंत्र में पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप तैयार की जाएगी। भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन हो, भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर हो और सेमीकंडक्टर के बाद में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में उसका उपयोग हो। लंबे समय से ये ड्रीम था। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सीजी पावर का पायलट लाइन आज यहाँ से इनॉग्रेट हुआ और बहुत जल्दी इस पायलट लाइन से निकली हुई चिप माननीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे। इस वर्ष जुलाई में देश का औद्योगिक उत्पादन 4 महीने के उच्चतम स्तर 3.5% पर पहुंच गया। विनिर्माण क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन के कारण औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। इससे पहले मार्च में औद्योगिक उत्पादन में 3.9% की वृद्धि देखी गई थी। आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य ने आकाशवाणी को बताया कि कई क्षेत्रों में विकास के कारण ये वृद्धि दर्ज की जा सकी है। औद्योगिक वृद्धि दर इस बार के महीने के जो डेटा जो आया है वो दिखा रहा है कि 3.5% की वृद्धि हुई है। इसका प्रधान कारण ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि हुई है, वो अच्छी हुई है, करीबन 5% की वृद्धि हुई है। कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी अच्छी वृद्धि हुई है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेस इफेक्ट के लिए आगे के महीनों में जो नंबर जो आएंगे वो 3.5% से ज्यादा आएंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में नवंबर 2024 में हुई हिंसा की जांच कर रहे 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगभग 450 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट सौंपी। पिछले साल संभल में शाही जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा में कई लोगों की जानें गई थीं। प्रधान गृह सचिव संजय प्रसाद ने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के विरारपुर में कल रात एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हुए। एनडीआरएफ, पुलिस और दमकल विभाग का बचाव अभियान जारी है और अब तक 24 लोगों को बचाया गया है। मलबे में अभी और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है और उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों और अर्धक्वारी में हुए भूस्खलन के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार तीसरे दिन भी स्थगित है। इस बीच राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 30 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को बहाल करने के बारे में आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
श्री सिंधिया ने सभी प्रभावित क्षेत्रों, खासकर सबसे अधिक प्रभावित जम्मू के डोडा और उधमपुर जिलों में दूरसंचार सेवाएं बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पार्टी महासचिव डी राजा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करके उनके सुझाव लिए। ये बैठक आयोग के विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ चल रही बातचीत के क्रम में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ और भाजपा के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ किसी भी मुद्दे पर सलाह दे सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी ही लेगी। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 706 अंक गिरकर 80,080 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 211 अंक घटकर 24,500 पर बंद हुआ। गुरप्रीत सिंह ने कजाकिस्तान में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक और अमनप्रीत सिंह ने जीता है रजत पदक। दोनों ने हर्ष गुप्ता के साथ टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी की अपने नाम। प्रतियोगिता में भारत अब तक 44 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक लेकर कुल 82 पदक जीत चुका है। पेरिस में पीवी सिंधु बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं और उन्होंने दूसरी वरीयता प्राप्त चीन की वांग जी यी को हरा दिया है। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर आज रात हो रहे हैं रवाना। कल टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत और बांग्लादेश तस्करी, मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ सहित सीमा पर अपराध रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने पर हुए सहमत। सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट को इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ाया। भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर जुलाई में 4 महीने के उच्चतम स्तर 3.5% पर। महाराष्ट्र में मुंबई के विरार में इमारत ढहने से कम 17 लोगों की मौत। और कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में गुरप्रीत सिंह ने स्वर्ण और अमनप्रीत ने किया रजत अपने नाम। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।